हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों एफआईआईज अपने मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों इंडिया में हमने मास सेलिंग देखी है पिछले कुछ महीनों से और नेट हम कैश में बाइंग नहीं देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोग इसको काउंटर करते हैं इससे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉरेन इन्वेस्टर चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि रिटेलर एक नया पावर बन के निकला है। बिल्कुल सही बात है। ऑफ कोर्स मनी इज़ एवरीथिंग। तो अगर लिक्विडिटी आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, तो मार्केट को संभाल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिटेल मनी ही मार्केट को डायरेक्शन देती है? अगर आपको लगता है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमेशा जो स्ट्रेंथ और जो डायरेक्शन है वो बड़े लोग देते हैं। डायरेक्शन देने के बाद जो फॉलो करती है वो रिटेल मनी करती है। तो अगर बड़े वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी अगर बोल रहे हैं कि हम तो निकल रहे हैं, तो वो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, और उसके बाद आप उसको फॉलो करोगे जब ऑलरेडी मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी होगी या जो भी करेक्शन आना होगा। मुझे नहीं पता करेक्शन तुरंत आएगा या क्या आएगा, लेकिन एफआईआईज जो कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग को डाउट है कि एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव आई, एफआईआईज ने फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज ने खरीदा है, लेकिन एफआईआईज ने खरीदा नहीं है। डीआईआईज और लोकल इन्वेस्टर्स ने, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने बहुत खरीदा। जो भी आपकी प्रोप्राइटर हैं, जो भी आपके एचएनआईज हैं, रिटेलर, तो ऑलरेडी नए नए अकाउंट्स खुल रहे हैं लाखों की नंबर्स में, तो वो लोग खरीदते जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक ग्राफ दिख रहा है जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। उस ग्राफ में कभी भी कोई करेक्शन नहीं आया। और अगर आप 5 साल 10 साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ग्राफ चल रहा है ये एक ड्रीम रन है। ये ड्रीम रन है और ये ड्रीम इस टाइप का 2007 में आया था, उससे पहले भी आया था। लेकिन ये ड्रीम रन हमेशा इसकी एंडिंग जो होती है बहुत खतरनाक होती है। और उसमें वो सिर्फ आती इसलिए है क्योंकि वीक हैंड्स को बाहर भेजना है। मार्केट कभी भी हायर लेवल पे सस्टेन वीक हैंड्स के दम पे नहीं कर सकता। वो हमेशा जो स्ट्रेंथ वाले, जो होल्ड करने वाले या फिर लंबे समय के होराइजन वाले जो लोग हैं, उनके कारण होल्ड करता है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर एफआईआई का डेटा देखेंगे इस महीने का, तो अगर आप देखेंगे एफआईआई कैश में सेल ऑफ कर रहे हैं। करीब 4200 करोड़ का सेल किया है इन्होंने, और डीआईआई ने 1900 करोड़ का बाय किया है। अब यहाँ पे जो गैप है उसको कौन फिल कर रहा है? उसको फिल कर रहा है रिटेलर। मतलब रिटेलर अभी भी हर डिप पे बाय कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में कहा था, रिटेलर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने 3 महीने 6 महीने के करियर में सेलिंग नहीं की है। अब अगर मार्केट वैसा हो गया कि सेल द बाउंस वाला हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सिर्फ बाय करेंगे, और सिर्फ बाय करेंगे मतलब सिर्फ लॉस खाएंगे। तो आपको दोनों साइड के ट्रेड्स, बाय द डिप भी आना चाहिए, आपको सेल द रैली भी आना चाहिए। पहली चीज़ ये आपके लिए सजेशन है, जो भी लोग पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में आए हैं। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं आती, आपको फ्यूचर में सेलिंग नहीं आती, आपको ऑप्शन में बाइंग करके नीचे का डाउन ट्रेंड को ट्रेड करना नहीं आता, आप सीखिए। बहुत ज़रूरी है सीखना। ये पहला सजेशन है आपके लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी टीम का। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसमें कम्प्लीटली बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सभी चीज़ें, ऑप्शन सेलिंग सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना वो छोटे मोटे झटके में ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि एफआईआई फ्यूचर में देख रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में कभी भी अगर आप शॉर्ट सेलिंग हो रही है, उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में सेलिंग मतलब बियरिश बयास, सीधी सी बात है। फ्यूचर में सेल करना ही नेगेटिव है। तो फ्यूचर का डेटा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है एफआईआई ऑप्शन। तो ऑप्शन में ये माइनस में चल रहे हैं, तो इन्होंने अभी तक सेलिंग की है। तो ऑप्शन में क्या अंदर एक्टिविटी है वो बहुत माइन्यूटली उसको जानना कि क्या कोशिश कर रहे हैं बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ्यूचर से क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कैश में ऑलरेडी वो दिखा रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। डीआईआई बहुत कम बाय कर रहे हैं। क्यों बहुत कम बाय कर रहे हैं? क्या डीआईआई को भी ये पता है कि यहाँ पर ज़्यादा बाइंग करना रिस्की हो सकता है? क्योंकि उनकी एक मैंडेटरी, उनके पास लिक्विडिटी आ रही है थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स और जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनका एक मैंडेटरी इतना होता है कि आपको इतना इन्वेस्ट करना ही है। तो वो इन्वेस्ट, शायद मैंडेटरी पैसा आ रहा हो, शायद वो पैसा एक्सेसिव वाला वो भी बचा रहे हो। तो ये आपको सोचना है एज ए रिटेलर। अब जो अगली चीज़ है जिसके बारे में बात करूँगा, कि अगर आप करंटली देखेंगे एफआईआईज का इस महीने का अगर डेटा आप देखते हैं, तो कंटिन्यूसली आप देखिए 23 जून को, 23 जून को जो उन्होंने लास्ट टाइम 3000 करोड़ की बाइंग की थी, और उसके बाद 7 जुलाई को 500 करोड़ की बाइंग की है, और बीच में एक बार 116 करोड़ की बाइंग की है। उसके अलावा पूरे टाइम आप देखेंगे कंटिन्यूसली सेलिंग हुई है। और सेलिंग जो है छोटी भी है, बड़ी भी है। मतलब 1000 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, लेकिन नेट आप देखेंगे सेलिंग है कंसिस्टेंटली। तो ये दिखाता है कि उन्होंने कभी भी एक बहुत बड़ी बाइंग करने की कोशिश नहीं की है। और कंसिस्टेंसी किस चीज़ में है? कि एफआईआई निकल रहा है। और एफआईआई निकलने के बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। पहला रीज़न है कि क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे क्रूड ऑयल से एफआईआई को क्या फ़र्क पड़ता है? क्रूड ऑयल से हमारी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। क्रूड ऑयल एक बेसिस है जिससे
पूरी चीज़ें जो कमोडिटीज़ होती हैं उनका प्राइस बढ़ता है, जो हमसे डील करती हैं, सब्जी भाजी जो भी चीज़ आप कह लो, जो भी आपके मोहल्ले में आपके किराने की दुकान में जो सामान आता है वो भी किसी गाड़ी से आ रहा है, उसका भी कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होके ही आ रही है, राइट। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कमोडिटी का कॉस्ट बढ़ेगा। बहुत जगह आपका क्रूड ऑयल यूज़ होता है एज ए फ्यूल, एज ए इन्वेंट्री में आपका बहुत सारा उनके पास होता है, लेकिन बहुत सारा उन्हें खरीदना पड़ता है एज ए रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है तो वहाँ भी आपको महंगा पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि महंगाई जो है आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। और इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए हमेशा प्रॉब्लम है। डेवलप्ड कंट्री चाहता है कि थोड़ी इन्फ्लेशन रहे, डेवलपिंग कंट्री चाहता है कि इन्फ्लेशन कम से कम हो, और ये हमेशा आप देखेंगे। और यहाँ उल्टा चल रहा है, अभी डेवलप्ड कंट्री में भी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेशन हो रहा है, और डेवलपिंग में तो कमर तोड़ इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन कभी भी कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा नहीं होता है। रिच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिच ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता है ऐसे एसेट्स में जो इन्फ्लेशन से उनका प्राइस बढ़ता है, एसेट का भी प्राइस बढ़ता है, तो उनको फ़र्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि अपनी पूरी इकॉनमी जो 80% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो इम्पैक्ट हो रही है इस चीज़ से। और जब पूरी देश की इकॉनमी, और आप एक और चीज़ कई लोग बोलेंगे यार नहीं ग्लोबल इकॉनमी अच्छी, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ग्लोबल इकॉनमी अच्छा कर रही है, यूएस इकॉनमी अच्छा कर रही है। वहाँ पे हर आदमी को, बच्चों को $1500 दिया, $700 दिया गया है, बड़ों को $1500, $1500 दिया गया है पिछले कई महीनों में। क्यों? क्योंकि ये कोविड जैसा प्रॉब्लम आया, तो वहाँ पे लोगों को हेल्प, सीधे मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है। हमारे यहाँ क्या बेनिफिट दिया गया आप बताओ? चावल दाल बेनिफिट क्या है? वो तो लोग खरीद लेते हैं, राशन से वैसे ही मिल जाता था। तो सीधे सीधे इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। तो ये हो सकता है कि एफआईआईज यहाँ से निकाल के पैसा शायद यूएस में ले जाएं, या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ले जाएं, या उस कंट्री में ले जाएं जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कम है। तो क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिसके कारण मोस्ट प्रॉब्ली एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं। और एक और चीज़ है कि थर्ड वेव, क्योंकि सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। और अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया पूरा का पूरा, कम से कम 20% ऑफ इंडिया अभी भी लॉकडाउन में है। ऐसे बिजनेस आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप खुद जाके देख लीजिए कितने बिजनेस जो हैं, दुकानें, आपके सिटी का लॉकडाउन खुल गया होगा लेकिन वो दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, क्योंकि उनका धंधा ही नहीं हो रहा है। कई दुकानों का धंधा 8 बजे के बाद चालू होता था, उनका बंद है। तो आप कह रहे हो 20% अभी भी लॉक्ड है, मतलब इंडियन इकोनॉमी पिछले 2-2.5 महीने से अभी भी 80% एफिशिएंसी से चल रही है। मतलब बीच में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 70-80% लॉक्ड था, हम लॉक्ड थे, और अभी हम 80% खुल चुके हैं, लेकिन 20% अभी भी लॉक्ड है। तो इंडियन इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है, जो हम वी शेप या बाउंस बैक कह रहे थे, वो कभी भी पूरी एफिशिएंसी के साथ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसलिए एफआईआईज स्केप्टिक हैं। यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिप्टोज़ में एक और पॉइंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, डोजे कॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। 40 रुपये पे, 40 रुपीज़ पे इंडियन इन्वेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, 35 से 40 के बीच में। करंटली 15, 16, 20 चल रहा होगा। मेरा सिंपल कहना है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग कोलैप्स हो चुके हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी दिखने लगी है। जो लोग इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो में, ऑलरेडी उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि वो एक साथ लेके घुस गए जब ये भाग रहा था। जब बिटकॉइन भाग रहा था, 50,000 $60,000 था, तब लोग घुसे हैं। अभी ये चल रहा है आधा, ऑलमोस्ट 40% डाउन है उनका पैसा। तो अगर क्रिप्टो में उनको वो ड्रॉ डाउन दिख रहा है, क्या उनको नहीं पता कि क्रिप्टो अगर इतना बड़ा एसेट क्लास गिर सकता है, तो क्या इक्विटी भी गिर सकता है? कभी ना कभी गिर सकता है। इतना नहीं गिर सकता, लेकिन गिर सकता है। और अगर आप बोलते हो इतना नहीं गिर सकता, तो 2007 में भी 60-65% मार्केट्स गिरे थे। और प्रॉब्लम इंडिया की नहीं थी, प्रॉब्लम यूएस की थी। तो अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम लोकली कोई एक्सेंचुएट हो जाती है, तो उसका भी रिजल्ट शायद ये लोग देख रहे हो कि यार इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आप आरबीआई के नंबर पे जाइए नहीं जाइए, लेकिन अपने किसी बैंकर दोस्त से पूछ लीजिए जो सरकारी बैंक में काम करता हो। किसी ऐसे दोस्त से बात कर लीजिए जो बजाज ट्विंस में काम करता हो। रिकवरी वाले ओवर टाइम कर रहे हैं, रिकवरी वाले चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास टारगेट्स दिए गए हैं, और रिकवरी जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन बंद आते हैं। तो ये सब सिचुएशन है, और इन सिचुएशन के चलते बैंकिंग प्रॉब्लम में रहेगा। और जिस देश का बैंक स्ट्रेस में रहेगा, उस देश की जो स्टॉक मार्केट है बहुत लंबे समय तक एक हाई वैल्यूएशन नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा कंपनी होगा, फाइनेंशियल कंपनी होगा, जो बस्ट हो जाएगा, जो फेल हो जाएगा। डीएचएफएल फेल हो गया, आईएलएफएस 1 लाख करोड़ की कंपनी फेल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें फेल हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, जिसके बारे में हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने ऐसी रैली देखी है जो कभी हुई नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक था नहीं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ थी, लिक्विडिटी, और पूरी दुनिया का पैसा जो है एक तरफ से शिफ्ट हो रहा था। तो ये सभी रीजंस हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि DII का अगर डेटा आप देखते हैं, तो DII पिछले 3-4 महीने से पूरा का पूरा बैलेंस कर रहा था कि जितना
FII बेच रहे थे उतना ये खरीद रहे थे, लेकिन लास्ट महीने, इस महीने इन्होंने बैलेंस नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं FIIs बहुत ही मार्जिनल सेलिंग हो रही है या बहुत ही मार्जिनल बाइंग हुई है पिछले आई थिंक मार्च के बाद इन्होंने कोई खास बाइंग नहीं की है। DIIs ने उनको बैलेंस किया है, रिटेलर्स ने उनको बैलेंस किया है। तो ये दिखाता है कि जो मेजर पावर है इस मार्केट का वो बन के निकला है रिटेल, और रिटेल के दम पे मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने के बाद उस तरफ जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन घुमाने वाले हम नहीं होते हैं। और अगर FIIs ने डायरेक्शन घुमा दी नीचे की तरफ, जो कि वो तैयारी शायद कर रहे हो क्योंकि फ्यूचर्स में सेल हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेरा व्यू था कि किस तरीके से आप FIIs के डेटा को देखिए, समझिए, और उसके और डिटेल्स में बहुत सारे लोग उसमें PhD भी करके रखे हैं तो वो बताएंगे आपको। लेकिन मेरा सिंपल कहना ये है कि FIIs कुछ तो प्लान कर रहे हैं जो पूरे मार्केट को एक डायरेक्शन दे सकता है, तो उस पर नज़र रखिए। और इसीलिए हमारा मार्केट पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव है। अपने यहाँ पूरी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज चेंज हुई, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ लिया जाता है। उसके बाद भी निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी 16,000 पार करने में फेल हो रहे थे हम, और ये दिखा रहा था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यही है कि FIIs सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मार्केट को सो फार। आगे कर लेंगे तो हो सकता है हम 16,000 चले जाएं, अगर नहीं करेंगे तो रिटेलर अपने दम पे मुझे नहीं लगता 16,000 ले जा पाएगा। और रिटेलर अगर इसी तरीके से खरीदता रहेगा तो अगर 600 पॉइंट 800 पॉइंट का यहाँ से डिप आता है, टेक्निकल डिप, क्योंकि अगर आप देखेंगे लार्जर टाइम फ्रेम में 15,000 पे एक सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से 600-700 पॉइंट भी गिरा तो रिटेलर भाग पड़ेगा, और वो फिर मार्केट को और नीचे भी ले जा सकता है, या जो भी सिचुएशन होगी वो तो हम देखेंगे, लेकिन वो मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है। तो यही मुझे यहाँ पे कन्वे करना था। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और अगर आप हमारे अंडर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके आप खोल सकते हैं। और हमारा गाइडेंस का जो ग्रुप है वो ऑलमोस्ट आई थिंक अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्री गाइडेंस और फ्री वहाँ पे हम जो भी चीज़ें हैं नॉलेज शेयर किया करेंगे, जो भी वीडियोस हम अभी देते हैं यूट्यूब पे, उससे बेटर वीडियोस वहाँ पे शेयर किया करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं हमारे अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।